हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज का लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। किसका लेक्चर नंबर 3 है सर जी? तो भैया मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का लेक्चर नंबर 3 है। एनसीईआरटी का अध्याय 10 है और ये लेक्चर क्या है 3 भैया, जिसमें से हम अभी पहला लेक्चर में मानव नेत्र के बारे में पढ़े, दूसरा लेक्चर में दृष्टि दोष के बारे में पढ़े। ये दो टॉपिक है जो एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और मैंने कल की क्लास में बोला था कि याद रखना बउआ, ये तुम अपना माइंड से पढ़ाई करो। माइंड से पढ़ाई करोगे तो कभी भी बोरिंग पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन यदि तुम ऐसे लापरवाही करके पढ़ाई करोगे, दिमाग सही जगह नहीं रखोगे, तो भैया तुमको पढ़ाई हार्ड लगेगा और छोड़ने का मन करेगा पढ़ाई, ठीक ना। तो वो चीज में तुम सबको नहीं फंसना, सिर्फ मैंने बोला दिमाग से पढ़ने का, दिमाग से पढ़ने का, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं तो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था समाजन क्षमता। समाजन क्षमता, क्या तुम सबको ये बातें याद है? अगर बातें याद है तो बोलो सर हाँ याद है। और हाँ बोलना सिर्फ नहीं है, इसको सोचना कि क्या बोले थे। समाजन क्षमता क्या सर जी? तो मानव नेत्र को संयोजित करना ही क्या कहलाता है? समाजन क्षमता। या दूसरा परिभाषा फोकस दूरी को परिवर्तन करना। दूसरा हम पढ़े थे सर जी दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या सर जी? तो मतलब आंख का खराबी। जब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनेगा तो साफ साफ वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। ये तीन प्रकार के होता है भैया, एक होता है निकट, एक होता है दूर, और एक होता है जरा दूरदर्शिता। बोले था ना, जरा दूर दृष्टिता, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निकट किसको बोलेंगे? जब दूर की वस्तु सफा नहीं दिखाई पड़ा। जब दूर क्या बोलेंगे? जब निकट का सफा नहीं दिखा, निकट का साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। और जरा दूरदर्शिता हम बोलेंगे भैया दोनों दिखाई ना पड़े, दोनों धुंधला का धुंधला दिखाई पड़ेगी। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है भैया। तो निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे सर जी? जब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे। और जब दूर किसको बोलेंगे सर जी? जब निकट की वस्तु साफ दिखाई ना दे। सोचो दिमाग में, ठीक है। इसका कारण क्या है? तो भैया कारण तुम सबको दो ही सबका बताना है। इसका नेत्र गोलक कि लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस क्या होगा? नेत्र लेंस देखो, ये रेटिना, रेटिना का आगे आ जाना चाहिए, तो इसीलिए नेत्र लेंस मोटा होना, नेत्र लेंस का मोटा होना। इसमें क्या लिखना भैया? नेत्र गोलक का, नेत्र गोलक का क्या? लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा। क्लियर? क्या तुम सब लिख लोगे? दूसरा इसका कारण क्या है भैया? तो इसका कारण लिख लेना, बस ये याद करना, इसका जस्ट उल्टा। इसमें नेत्र लेंस मोटा होगा, इसमें क्या होगा भैया? पतला। और इसमें नेत्र गोलक लंबा होगा, इसमें होगा छोटा। इसका उपचार किसके द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। इसका उपचार किसके द्वारा? तो उत्तल लेंस के द्वारा। इसका उपचार किस लेंस के द्वारा? तो बाइफोकल लेंस के द्वारा। क्या तुम्हें याद है सर? याद है, ठीक। क्लियर? समझ में बातें आई या नहीं? उसके बाद तीसरा टॉपिक एक और पढ़े थे, श्वेत प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, जिसमें 7 रंग होता है। तो कितने रंग होता? 7 रंग। 7 रंगों का मिश्रण प्रकाश को क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। जो चाहे परिभाषा लिख सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम सब पहले कॉपी कलम रखकर समझने का प्रयास करो। किसका प्रयास करो? समझने का। अगर तुम समझ लोगे तो मैं लिख के दावा देता हूं कि तुम लिख भी सकते हो। परिभाषा तुमको 4 वो आएगा लिखने के लिए, बस समझोगे तभी, ठीक है। जिंदगी में हमेशा याद रखना, कोई एक चीज लेकर नहीं चलना चाहिए, एक्स्ट्रा दूसरा। जैसे मान लो अगर तुम एक चीज के नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा सर भी बोलेंगे जब आगे जाओगे, जैसे कि अभी तो हम ठीक है भैया बोल रहे हैं तो तुमको भी बिलीव नहीं होगा, लेकिन जब तुम बड़े होगे तो तुमको हमेशा सर बोलेगा कंपटीशन की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में भैया बहुत सारे नौकरी का भंडार लगा रहता है। कोई एगो टारगेट ले लो और कोई दूसरा भी, मतलब एगो टारगेट लेकर मैंने उसको करना है, लेकिन फिर भी एगो सेकंड भी लेकर साथ चलना है। जैसे मान लो तुमको बिहार पुलिस की तैयारी करना, तो दूसरा भी कोई और तैयारी करो, ताकि भैया इसमें ना हो तो उसमें चांस, समझा? देखता नहीं भैया, तुम अपना बड़ा बड़ा भैया देखेगा हमेशा इधर से कभी इसका एग्जाम देंगे, इसका भी बिहार पुलिस का, कभी रेलवे का, कभी ग्रुप डी का, कभी रेलवे ड्राइवर का, कभी कुछ का भी देते रहेंगे। क्यों देते हैं? क्योंकि जिसमें काम बन गया अपना काम बन लेंगे, खींच लेंगे, इसीलिए, समझा? तो हम सबको भी डबल ऑप्शन लेकर चलना है, जिसके लिए हम क्या करना है? समझना। किसी भी चीज का एक ही परिभाषा मत रखो, एक ही परिभाषा मत रखो, 3-4 परिभाषा लिखो। 2 परिभाषा कम से कम तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये याद नहीं तो दूसरा का लिख लेंगे, इसीलिए बोलते हैं भैया समझने का प्रयास करो। अगर समझोगे तो देखो इसका परिभाषा कैसे लिख दोगे? तो वैसा रंग, वैसा प्रकाश जिसमें 7 रंगों का मिश्रण हो, श्वेत प्रकाश। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, जिसमें 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ऐसे भी लिख सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अच्छा, दृष्टि दोष, तो मानव के आंख की खराबी होना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास ऐसे भी ऑप्शन लिखने का, जब मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसे हम बोलते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं दृष्टि दोष।
क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और भैया, तुम कितने दूर तक देख सकते हो? तो याद रखना अनंत। कितने निकट? तो 25 सेंटीमीटर। क्या मैंने ये कल पढ़ाई कराया था? ऐसे सर करवाया था। और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या तुम्हें मानव नेत्र याद है? क्या तुम्हें मानव नेत्र के बारे में याद है? यहां तक कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं क्लास? हो चुका भैया। अगर मानव नेत्र याद नहीं है तो बस सोचो, मैं जब तक मिटा रहा हूं जब तक तुम सोचो। पहला परत को क्या बोलते हैं? मानव नेत्र के पहला परत को क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। दूसरा परत को कॉर्ड डाई। तीसरा तीसरा परत को क्या बोलते हैं? रेटिना। कॉर्ड डाई जब आगे की ओर आता है, श्वेत पटल जब आगे की ओर जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। जैसे कि, अरे क्या दिक्कत है रे, ठीक। ये भैया आइरिस, ये पुतली, कॉर्निया, पहला परत श्वेत पटल। इसके बाद यहां पर रहेगा लेंस। ये रेटिना यहीं तक रहता, लेंस को पकड़ के रहता ऐसे करके, ये मांस जिसको सिल्ली मांसपेशिया ये है क्या? लेंस। और ये रेटिना जहां पर क्या बनता? प्रतिबिंब। हो गया रिवीजन। क्या दिक्कत है? क्या है? रिवीजन तो हो गया। ये है मानव नेत्र का रिवीजन। तो रिवीजन कैसे होता? ठीक नहीं। तो अब अगला हेडिंग डालो भैया। अब अगला हेडिंग वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन। क्या तुमने अपवर्तन का सारा क्लास किया? प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन क्या है सर जी? तो मान लो सीधे जा रहे हैं, अचानक घूम गए किसी तरफ, मतलब अगर प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जा रही है लेकिन कुछ कारणवश वो क्या हो गया? अपने दिशा में परिवर्तन कर, इसको जाना था ये सीधा, लेकिन ये चल गया इस तरफ। तो यही परिवर्तन के घटना के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरणें मतलब सीधी रेखा में जा रही है लेकिन अचानक वो दिशा में बदलाव कर लेती है, तो इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। और ये घटना कब होता है? तुम सबको पता होगा, मीडियम चेंज होने के कारण, मध्यम बदलने के कारण। क्या तुम्हें आधे बदलने के कारण। मध्यम क्या होता है सर जी? एक होता है सघन, दूसरा होता है विरल। सघन मतलब प्रकाश की किरणें कम, विरल मतलब प्रकाश का चाल ज्यादा। प्रकाश का चाल ज्यादा तो विरल, और कम तो सघन। या तुम्हें याद होगा, क्योंकि जब मैंने अपवर्तन का क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने यही सब बताया था भैया। अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जा रही, अचानक परिवर्तन हो गया, तो इसी घटना को हम सब क्या बोलते हैं? छोटुआ मेरे अपवर्तन। क्यों होता है भैया? मध्यम बदलने के कारण, मीडियम चेंज होने के कारण। अब मीडियम कितने होते हैं? दो, सघन से विरल, विरल से सघन, यही दो हो सकता। समझा? अब बात आता सर जी अपवर्तन तो हमको आता है, वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल क्या होता है? तो देख भैया, तुम सब आराम से देख, हमरा समझाने के लिए ये पृथ्वी है। देखो भैया, ये हमरा कहा है पृथ्वी, जिसके मान लो ऐसे पृथ्वी है, मैं इसको कर तो मिटा दूं, और इसको ऐसे करके, ये मान लो कोई क्या है? पृथ्वी है ऐसे। समझा? ये क्या है? पृथ्वी। भैया ये पृथ्वी है, ये वाला, इसका चित्र पाड़ दें, और इसके अंदर में हम सब क्या करते हैं? रहते हैं। इसके जैसे है ना, ये इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, जैसे पृथ्वी ऊपर से गोल है, ये चित्र में खाली दिखाई भैया कि भारत यहाँ, लेकिन अंदर में, रियल में हम अंदर में रहते हैं। किस में रहते हैं? अंदर की ओर। समझ में आया कि नहीं? और नीचे यहाँ तक क्या रहता है? क्षैतिज तल रहता है, जिसको हम धरती बोलते हैं। क्षैतिज तल ये है तुम्हारा कौन सा सर जी? क्षैतिज तल, जिसको अपना भाषा में हम सब बोलते हैं ये सर जी धरती है। कहा सर? धरती है। पृथ्वी के आधा भाग में धरती है, ऊपर खुला खुला आसमान है, जिसमें भैया क्या रहता है? ये ऊपर खुला खुला है आसमान। क्या है भैया? खुला खुला आसमान है सर जी, जिसमें क्या पाया जाता है सर जी? तो हवाएं ले जाए जाने कहां, हवाएं पढ़ा के तुमको ले जाएंगे बदाएं। चलो देखो भैया, इसमें क्या पाया जाता है भैया? हवाएं। और नीचे जो है हमारा, उसको बोलते हैं क्षैतिज तल, जिसको हम सब अपनी भाषा में बोलते हैं धरती। या तो तुम सब जब लड़ाई करते हो बोलते हो हमारा पापा जी के ये जमीन है, तो हम जमीन भी बोल सकते हैं। कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो भैया कि हाँ प्रॉब्लम है सर जी। ये नीचे वाला भाग को हम क्षैतिज तल किस भाषा में बोलते हैं? ये फिजिक्स में बोलते हैं इसको क्षैतिज तल, और अपने भाषा में इसको धरती या तो जमीन, जो भी बोला, ये अपना भाषा है, ठीक। और ये क्षैतिज तल के ऊपर जो नीचे खुला खुला आसमान होता है, ये है भैया, इसमें हवा को ही बोला जाता है वायु। क्या बोला जाता है फिजिक्स में क्या बोला जाता है भैया? बोलना रे, अरे बोलना, फिजिक्स में क्या बोला जाता है? तो वायु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायु। यानी कि हमारा क्षैतिज से ऊपर क्या पाया जाता है? गैस बोले तो हवा। कौन हवा में कौन कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, सब पाया जाता है।
ऊपर ऊपर। तो भैया जहां तक हवा पाया जाता है ना उसी को हम सब बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। यानी कि पृथ्वी के क्षैतिज तल के ऊपर वाला सारा जो सारा का सारा भाग दिख रहा है उसी को हम सब बोलेंगे वायुमंडल। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी से बाहर जाएंगे, जैसे सपोज करो वैज्ञानिक युज्ञानिक, जैसे कि तुम सब देखा होगा चंद्रयान 1 2, जैसे कि चांद मामू पर हमको जाना है, तो ये पृथ्वी से तो बाहर है, तो हमको जब पृथ्वी के अंदर है तो हाँ, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर जी ये मान लीजिए सर ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है, और यहां तक क्या है सर? क्षैतिज तल है। मान लिया आपका बात हम भी। तुम्हारा मन में एक क्वेश्चन आता, क्या हवा मेरा पृथ्वी के ऊपर वाला भाग तक होगा? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। वहां अंतिम तक हवा नहीं पाया जाता है, कुछ दूर तक हवाएं पाया जाता है। जैसे कि मान लो तो इतना तक पाया जाता होगा, इतना तक, और नीचे यहां से देखो इस तरफ धरती है, उस तरफ, समझ रहे हो कि नहीं? बस यही होता है, कुछ दूर तक हवा पाया जाता है, लगभग कम से कम 100 से 200 किलोमीटर तक पाया जाता है, ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं पाया जाता, मतलब उतना ऊपर तक हवा है। जैसे कि यहाँ तक है क्षैतिज तल, तो यहाँ तक लगभग हवाएं पाया जाता है, तो मतलब क्षैतिज तल से इतना दूर तक क्या कहलाएगा? वायुमंडल। लेकिन जैसे इसके ऊपर चल जाएगा तो उसको बोल देंगे भैया वायुमंडल नहीं बोलेंगे। जहां तक हवा है वहां तक वायुमंडल, अब बाकी बात उसके जैसे ऊपर जाओगे जहां हवा नहीं है तो उसको बोलेंगे हम सब अंतरिक्ष। क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष। क्या बोलेंगे भैया? अंतरिक्ष। मतलब समझो, पृथ्वी के अंदर में है, धरती पर है, तो भैया अच्छा ये मैंने मान लो यहाँ पर एक धरती है, इसके ऊपर कोई लड़का खड़ा है, तो बताओ वो वायुमंडल में खड़ा है या नहीं? बोलेगा आंसर हाँ सर। क्यों? क्योंकि भैया जहां हवा उसी को बोलते हैं फिजिक्स में वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल किसको वायुमंडल बोलते हैं सर? ये तो धरती के ऊपर जितना भी हवा खाली खाली जगह दिख रहा है ये सब सर, ये क्या कहलाता सर? क्या कहलाता? आप सब बोलिए तो वायुमंडल। आज ऐसे जाते जाएंगे ऊपर, जाते जाएंगे, एक समय आएगा हवा खत्म हो जाएगा, समाप्त, ना के बराबर, वहां पर कुछ हवा मिलेगा ही नहीं, तुमको मिलेगा ही नहीं, हवा ना के बराबर मिलेगा। ऊपर जाते जैसे जाएंगे ऊपर, जहां से हवा मिलना बंद, तो भैया उसको हम बोलेंगे अंतरिक्ष। क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। समझ में आया? यानी कि अब तुमसे एक क्वेश्चन, मान लो मैं ये पृथ्वी के अंदर में हूं, हमको जाना चांद मामा जी के पास, तो ये मान लो पृथ्वी अपना घूम रहा है गोल 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 गोल। अब मान लो चांद मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, यहाँ पर है भैया अपना चांद मामा जी। कौन मामा जी है? चांद मामा जी। हमको यहाँ से जाना है चांद मामा जी, तो पहले हम वायुमंडल में जाएंगे, अब वायुमंडल से फिर हम निकलेंगे किस में? अंतरिक्ष में। तो भैया पृथ्वी से जब बाहर चल जाते हैं ना तो उसी को बोलते हैं अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। समझ में बातें आई या नहीं? क्या समझ में बातें आई या नहीं? तो भैया याद रखना, अंतरिक्ष क्या है सर जी? तो पृथ्वी के ऊपर वाला भाग को बोलते हैं अंतरिक्ष, जहां पर हवा हुआ कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। वहां पर तुम अगर चले जाओगे गलती से, मान लो उठा कर तुमको जाकर फेंक दिया वहां पर, तो ऐसे ही मतलब वहां पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी भी नहीं है, जहां पर तुम ऐसे खुले रहोगे, कुछ दिक्कत नहीं, तुम नीचे भी नहीं, ऐसे तुमको लगता है ऊपर जाकर छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाओगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से ऊपर ना तो तुम्हारा हवा मिलेगा तुमको, और ना ही तुमको ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो धरती खींचता है अपने अंदर, वो भी तुमको नहीं मिलेगा। ऐसी हवा में उड़ते रहोगे, जैसे लगेगा तुम्हारे अंदर में पंख आ गया। लेकिन हाँ, हवा नहीं तो सांस नहीं, जब सांस नहीं तो प्राण नहीं, जब प्राण नहीं तो तुम नहीं, कहा तुरंत मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे। जैसे ऊपर में जाकर छोड़ दिया तो जने तने जाकर तुरंत मर जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां हवा ही नहीं है। हम हवा के रूप में, जैसे हमारे पृथ्वी पर हवा है, वायु, हमारे पृथ्वी पर क्या है? वायु है। क्या है? वायु। वायु के रूप में क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, सब ये सब गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सब है। तो भैया हम लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। अब ऊपर जाएंगे तो हमको हवा मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। तो भैया कितना लोग को वायुमंडल समझ में आ गया? मेरे अनुसार से वायुमंडल तुम सबको समझ में आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो भैया थोड़े से प्रयास करो, मोबाइल है तुम्हारे पास, एगो ऐप जो हो लोड कर लो। नाम पता है तुम सबको? इंस्टाग्राम जानते हो? कच्चा बादाम ले ला, कच्चा बादाम सुने हो? इंस्टाग्राम। अरे भैया ऐसा नहीं, जाके तुम सब एगो मतलब कोई एगो मतलब गूगल पर जाके सर्च कर लियो कि भैया वायुमंडल क्या है, समझ में तुमको आ जाएगा। ठीक है? तो मेरे अनुसार से वायुमंडल सबको समझ में आ जाना चाहिए। वायुमंडल क्या है सर जी? ये है पृथ्वी, ये है हमारा बपौती सबका जमीन, जिसको हम सब बोलते हैं कौन सा तल सर जी फिजिक्स में? क्षैतिज। अरे भैया सही तो लिख रहे थे, क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। ये हमारा है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। और ये अपना सूरज बाबा है,
सूर्य बाबा है। कौन बाबा है? सूर्य बाबा। जहां से बहुत सारा किरणें ऐसे 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 निकलता हो, बहुत सारा किरण क्या करता है? निकलता है। अब ये किरणें भैया आता कहां पे? डायरेक्ट पृथ्वी पे। ऐसे आता है पृथ्वी पे, ऐसे आता पृथ्वी पे, ऐसे आता है पृथ्वी पे, ऐसे आता है पृथ्वी पे, ऐसे आता है पृथ्वी से, ऐसे मतलब आता ही रहता है, पृथ्वी पर आएगा बहुत सारे किरणें। अब मान लो यहाँ पर मतलब ये है तारा चाचा, ये सब मिटा दें, अब बर्तन हम लिख देंगे बाद में, इसको मिटा दें। यहाँ पर मान लो तारा चाचा है, छोटा सा पढ़ते हैं, ये तलेंगन, जिसको हम सब तारा बोलते हैं, तलेंगन तलेंगन तलेंगन, ये सब तलेंगन ताता है। और ये मान लो अपना चांद मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, ये है। क्लियर? दिखाई पड़ रहा है? कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है छुटवन सब? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ दिखाई पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, सगर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो होता है सूर्य टकरा कर चांद मामू से यहाँ पे फिर किरणें आता है। अच्छा, क्या तुमको पता है जो रात के चांद मामा जी होते हैं, हमारा अपना चांद मामा जी, हम बताए थे जब स्टार्ट किए थे प्रकाश के परावर्तन, तो बोले थे कि चांद का अपना रोशनी नहीं है, वो सूरज का रोशनी होता है। जैसे चांद मामा जी चमकते हैं रात को, लाइट पूरा करते हैं, तो तुमको लगता है कि चांद मामू में लाइट होगा? ऐसा कोई बात नहीं है। होता क्या है कि सूरज के प्रकाश की किरणें कहां पर टकराता? डायरेक्ट चांद मामा पर। और चांद मामा का सरफेस क्या है? उजला। का है भैया? उजला। अब यहां से सारा किरण टकरा कर आकर किस पर पड़ता है? पृथ्वी पर। किस पर पड़ता है? पृथ्वी पर, जिसके कारण पूरा इंजोर रहता है, चांद मामू का कोई लाइट नहीं होता। सेम उसी तरह तरेंगन का भी जैसे जाता है, बहुत सारे तरेंगन पर ऐसे सूर्य भगवान के किरणें टकरा कर पड़ेगा, सब कहां पर आता है? पृथ्वी पर आता है। कहां पर आता है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर बहुत सारे किरणें आ रहा। तो देखो, कुछ किरणें डायरेक्ट सूर्य पर मतलब पृथ्वी पर आता, कुछ टकरा कर, जैसे तारा है तो तारा से आएगा, कुछ चांद मामू से टकरा कर हमारे पृथ्वी पर आता है। अब जब हमारे पृथ्वी में प्रवेश करता है तो हमारे पृथ्वी में क्या है भैया? हवा। हवा बोले तो वायु काका। कौन काका? वायु काका। कौन काका? वायु काका। अब तुम सब बताओ गुड्डा लोग, मेरे छोना बाबू, समझो थोड़ा सा। जब तुम खाना बनाते होगे तो तुम एक चीज देखता होगा, जब खाना बनाता, मान लो यहां तक पानी भरा हुआ है, और जब खाना बनाओगे तो यहां से निकलेगा तुम्हारा जो भाप, बाष्प, जिसको बोलते हैं फिजिक्स में, हम सब अपना भाषा में बोलते हैं भाप, और फिजिक्स में उसको बोलते हैं क्या भैया? बाष्प। क्या बोलते हैं? बाष्प। अब ये बाष्प जो होता है तुम सब देखते हो। अच्छा, यहां पर देखो, पानी अगर एक लोटा में ऐसे, मान लो ये गिलास है, ये गिलास में अगर मैंने पानी रख दिया तो क्या ये उड़ना शुरू हो जाता? नहीं। लेकिन इसी को गर्म जब करते हैं तो ये भाप के रूप में गैस में बदल जाता। किस में बदल जाता? गैस में। और गैस के रूप में ये धीरे धीरे कहां जाने लगता? ऊपर। तुम देखते हो ना ऐसे करके चूल्हा भी से जैसे उड़ता होगा, उड़ता है ना। तो भैया ये जो बाष्प रहता है वो क्या रहता भैया? गर्म। क्या रहता है? गर्म। और पानी जो हमारे वायुमंडल में जो बाष्प है, वायु है, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या रहता भैया? अच्छा सुनो, रुको, सुनो, सॉरी, यहाँ जो बाष्प निकाले वो एक तरह के गैस बन गया, है कि नहीं? गैस। कौन सा गैस? तो गर्म गैस। कौन सा गैस? गर्म गैस। जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, अच्छा छोड़ो, पानी को गर्म करते ही नहीं, खत्म करो, हटाओ, ये सब भी हटा देते हैं। एक काम करो, क्या तुमने कभी जमीन, मतलब शाम उनको खेत गया है? खेत घूमने के लिए, खेत घूमने के लिए बे, खेत जब घूमने के लिए गया होगा तो तुम देखा होगा जमीन थोड़ा सा फटा फटा रहेगा, उससे एकदम पूरा खतरनाक गर्म गैस निकलेगा, गर्म हवा निकलता है कि नहीं? तुम सब देखो बहुत। अब तुम घर से निकलता है नहीं तो तुमको क्या पता बे, खेत से जो जमीन से होता है वो गर्म। अच्छा गर्मी के दिन है, ऐसे भी देखोगे तो जब रात होगा तो ऊपर ठंड लगेगा, लेकिन नीचे जब धरती पर रहेगा ना पूरा एकदम तहतहाल गर्म एकदम हवा निकलेगा। तो भैया देखो, ये जो गर्म हवा आता है, जो जमीन से निकलता है गर्म हवा, एक होता है गर्म हवा। हमारे जो वायुमंडल में आता है कौन सा हवा आता है? ठंडा हवा। क्या होता है? ठंडा हवा। और ठंडा हवा होता है गर्म की अपेक्षा भारी है, ये थोड़ा सा क्या होता है? हल्का। क्या होता है? हल्का। गर्म हवा होता है हल्का और ये होता है भारी। इसीलिए गर्म हवा धरती से निकलकर कहां जाता है? ऊपर। कहां जाता है भैया? ऊपर। और ऊपर में तो खाली ठंडा ही हवा है, तो दोनों आपस में जाता है मिलजुल, इधर उधर उधर इधर मिल जाता है। और एक चीज याद रखना कि भैया गर्म हवा में प्रकाश के चाल होता है ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। और ठंड हवा में प्रकाश के चाल होता है भैया कम। क्या मैंने बोला? कि भैया ये क्षैतिज तल है जो मेरा धरती है, यहां से बहुत सारे गर्म गैस निकलता है जो किसमें जाता? वायुमंडल में मिल जाता। अब जैसे ही वायुमंडल में जाता तो वायुमंडल में ऑलरेडी पहले से ठंड हवा है। क्या है? ठंड। अच्छा ठीक है, जहां पर गर्मी होगा वहां से गर्म हवा निकलेगा, जहां पर ठंडी होगा वहां से ठंड हवा निकलेगा। सारे हवा आपस ऊपर में चला जाता, किसमें? वायुमंडल में। किसमें? वायुमंडल में। अब वायुमंडल में भैया जाकर मिक्स हो जाता ठंड हवा और गर्म हवा, दोनों आपस में, कभी इधर कुछ गर्म इधर चल जाएगा, ठंड इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, सारा आपस में क्या जाता है? इधर से उधर मिल जाता।
अब भैया ठंड हवा भी है ऊपर में, और कौन सी है भैया, गर्म हवा। जैसे कि मान लो यहाँ से गर्म हवा निकला गया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा, और यहाँ पर कुछ दूर ठंड भी मिलेगा, कुछ ऊपर जाएगा गर्म भी मिलेगा, फिर जाएगा ऊपर ठंड मिलेगा। पृथ्वी बहुत लंबा ऊंचा तक है बे, कभी ठंड मिलेगा, कभी गर्म, कभी ठंड, कभी गर्म, कभी ठंड, कभी गर्म, मिलता ही रहता है। अगर नहीं कभी पढ़े तो समझ लो भैया कि हाँ, पृथ्वी से ऊपर जब जाएंगे तो कभी ठंड हवा मिलता, कभी गर्म हवा मिलता, कभी ठंड हवा मिलता, कभी गर्म हवा मिलेगा, मिलता ही रहेगा तुमको, ठीक है ना। ठंड हवा और गर्म हवा दोनों मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज समझना कि ठंड हवा में प्रकाश के चाल होता है कम, और गर्म हवा में होता है ज्यादा प्रकाश के चाल। मतलब सूरज के प्रकाश की किरणें जब हमारे पृथ्वी यानी कि वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो ठंड हवा और गर्म हवा में जब प्रवेश करता है तो कहीं पर प्रकाश होता है ज्यादा और कहीं पर हो जाता कम। ध्यान से समझना। अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, तो मध्यम बदलने के कारण, मध्यम बदलने के कारण। अब भैया मध्यम कैसे बदलता है, मध्यम कैसे बदलता है, तो प्रकाश की चाल यदि कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। तो यही तो बोल रहे भैया, प्रकाश के चाल में परिवर्तन मतलब मध्यम में परिवर्तन। मानते हो कि नहीं भैया। अब देखो ठंड हवा में प्रकाश के चाल होता है कम, और फिर गर्म में जाता तो हो जाता ज्यादा, जिसके कारण यहां पर कौन सा घटना होगा, अपवर्तन के। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर हो रहा मध्यम चेंज, यानी कि प्रकाश की चाल कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। नहीं तो भैया ठंड हवा में प्रकाश चाल क्या है, कम, तो इसको हम सब कौन सा मध्यम बोलेंगे, सघन मध्यम। कौन सा मध्यम बोलेंगे, सघन। अगर में क्या आता है, ज्यादा, तो इसीलिए इसको कौन सा मध्यम बोलेंगे भैया, विरल मध्यम। कौन सा मध्यम बोलेंगे छोटुआ लोग, विरल मध्यम। क्या बोलेंगे, विरल मध्यम। और इसको बोलेंगे सघन मध्यम। तो भैया सघन से प्रकाश जब मतलब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाता, चाहे विरल से सघन में जाएगा, कभी गर्म से ठंडा में आता है, कभी ठंड से गर्म में जाता है, तो वो अपने दिशा में क्या करता, परिवर्तन। क्या करता, परिवर्तन। तो भैया यही घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अब यही घटना कहां पर हो रहा है, वायुमंडल में। किस में हो रहा है, वायुमंडल में। क्यों हो रहा है वायुमंडल में, क्योंकि यहां पे देखो भैया, मान लेते हैं, इसको मिटाऊं, ये मान लेते क्षैतिज तल। मान लो ये इतना दूर है भैया, ठंड मतलब गर्म हवा, क्या है, गर्म हवा। फिर ऊपर जाएंगे, इसको मिलेगा ठंड। अच्छा, गर्म को लिखेंगे जी से और ठंड को लिखेंगे टी से, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे, फिर मिलेगा गर्म, फिर ऊपर जाएंगे, कभी मिलेगा ठंड, फिर ऊपर जाएंगे, कभी मिलेगा गर्म, होगा कि नहीं। अब आएगा मीडियम, इसमें प्रकाश के देखो, गर्म में प्रकाश की चाल होगा कम, और इसमें हो जाएगा ज्यादा। तो कम मतलब सघन मध्यम, ज्यादा मतलब विरल मध्यम। तो सघन से विरल में जाएगा, तो हम इन्हें जानते कि भैया ये नहीं देखना कि अभिलंब की ओर झुकता है या किधर वो झुकता है, हमको इससे अभी मतलब नहीं है। बस तुम बताओ क्या अपने दिशा में परिवर्तन करेगा, तो बोलेगा कि नहीं भैया हाँ परिवर्तन करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें, कुछ किरणें देखो, यहाँ से मान लो एक किरण को हम लेकर आते हैं, सबकी छोड़ देते हैं, यहाँ से एक किरण लेकर आए, तो भैया अभी मिला गर्म, अभी क्या मिला, गर्म। तो गर्म में प्रकाश की चाल धीरे, लेकिन ठंड मिलेगा तो इसका रफ्तार बढ़ जाएगा, जिसके कारण मीडियम में चल जाएगा। तो ये सीधे जाने के पक्ष ऐसे जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। कुछ ऐसे ही ना होता है, नहीं अगर जानते हो तो हाँ ऐसे ही होता है। क्या होता है, ऐसे ही होता है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये ज्यादा गंदा हो चुका है। क्या हो चुका भैया, ज्यादा गंदा हो चुका है, ज्यादा गंदा हो चुका है, ज्यादा गंदा हो चुका है। ध्यान से समझो, वायुमंडल अपवर्तन तुरंत समझ में। ये हमारा क है सर, पृथ्वी। ये क्या है सर, क्षैतिज तल है। कौन सा सर, क्षैतिज तल है। अब यहां से सूर्य के प्रकाश की किरणें निकल के, एक किरण मान लो हम लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, अब मान लो कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है ऐसे करके, कोई मान लो बोका आदमी यहाँ पर क्या खड़ा है, ये आंख नंगे नंगे आंखें से देख रहा, तो इसको प्रकाश की किरणें कभी ऐसे 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 आते हुए दिखाई पड़ता है। अब बोलोगे सर हमको तो ऐसा नहीं दिखा पड़ता, लेकिन रियल में होता है, रियल में होता है। अगर सूर्य से एक किरण आएगा तब ना तुमको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहां से कितने किरण आता है, तो भैया अरबों खरबों, जिसको नहीं बोलते हैं अरबों खरबों। इसीलिए हमको ऐसा नहीं लगता भैया लाइन टेढ़ा टेढ़ा था, लेकिन रियल में सच में ही आता है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल के लिए भैया तारा का नाम सुना, तारा का टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाना। जो रात में तुम सब देखा होगा तरेंगन, जिसको बोलते हैं तारा, वो कभी काल देखेगा एक तरेंगन, गौर से देखना, कुछ होगा जब भूख भाग भूख, कभी छुप जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी छुप जाएगा, कभी आ जाएगा, कभी छुप जाएगा, कभी आ जाएगा। वो कैसे होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो देखो अभी बताते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखो यहां पर मान लो ये मतलब मेरा पृथ्वी, और यहां पर क्या है भैया, ये है अपना सूर्य काका। कौन काका है, सूर्य काका, जिसका दाढ़ी मूछ सब बना देते हैं। और यहाँ पर तरेंगन साहब है, छोटा सा नन्हा सा, पृथ्वी से बहुत दूर होता है। अच्छा, पृथ्वी से ज्यादा दूर सूर्य होता है या तारा, तो याद रखना तारा। चांद मामू यहाँ पे होगा।
अगर चांद मामू है तो चांद मामू से 4, 5, 6 गुना कम से कम दूर कौन होता है भैया? तारा। समझ में आया कि नहीं? अब यहां से सभी किरणें, प्रकाश के किरणें यहां से जाता है सूर्य किस पर? तारा पे। और तारा से टकराकर सारा के सारा किस पर आता है? पृथ्वी पर। लेकिन वो छोटा, मतलब इतना ही दूर होता है ना, इतना ही दूर होता कि उसे टकराकर किरणें वाले आने पर सब टकराकर इधर उधर छिड़िया जाता। बाकी बात कुछ किरणें, एक आध किरणें क्या होता, तारा से पहुंच पाता हमारे पृथ्वी पर। क्या आता? पृथ्वी पर। अब जैसे ही पृथ्वी के अंदर इंटर करेगा तो यहां पर क्या इसको मिलेगा? वायु मंडल। क्या बोलेगा? वायुमंडल। अब वायुमंडल में क्या होगा? उसका अपवर्तन। क्या होगा भैया? अपवर्तन। क्यों होता है? क्योंकि गर्म और ठंड हवा होगा। तो यहां पर से देखो, यहां से सूर्य से बहुत सारे किरण निकल के जाता है तारा पे, लेकिन इसको पृथ्वी तक पहुंचने में इससे भी मतलब बहुत सारे किरण निकलता है, लेकिन पृथ्वी मतलब जो अंतरिक्ष में होता है, जैसे यहां पर ये वायुमंडल है, ऊपर में इसको क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष। क्यों बोलेंगे अंतरिक्ष? क्यों बोलेंगे अंतरिक्ष? क्योंकि यहां पे हवा उबा नहीं है। तो अंतरिक्ष में बहुत सारे धूल कण भी होता है, जैसे उल्का पिंड का नाम सुना ऐसी। तो कुछ कुछ किरणें उसे टकरा, जैसे मान लो किरण टकरा के रुक गया तो लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने में कुछ किरणें पहुंचते हैं, एक आध किरण। कितना किरण? एक आध किरण पहुंच पाता तारा से पृथ्वी तक। अब एक किरण मान लो यहां पे आया, अब एक किरण भी आया, अब ये लड़का क्या कर रहा है? ये ऐसे करके, ये मान लो यहां पर कोई लड़का है जिसका ये नंगे नंगे आंख है, ये क्या कर रहा है? ये तारा को देख रहा है। क्या कर रहा है? तारा को देख रहा है। तो तारा का जो किरणें हैं ऐसे आएगा। अब जैसे हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया, अब वायुमंडल में प्रवेश किया तो इसमें ठंड और गर्म हवा होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? इसका अपवर्तन। ये किरण का क्या होगा? अपवर्तन। कभी ऐसे जाएगा तो भैया इसको आंख पर पड़ जाएगा, और कभी भैया दिशा में अपना परिवर्तन करेगा तो बताओ इसको दिखाई पड़ रहा है? अब तो लग रहा है इधर किरण जा रहा है, तो इसको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जब किरण दिखाई नहीं पड़ा तो तरेंगन भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होगा? हल्का सा थोड़ा सा और चीज करते हैं, जैसे मान लो ये सीधा इस तरफ आ रहा है तो इसको दिखाई पड़ रहा है। अभी देखो यहाँ पर सीधा इसको क्या कर रहा है? दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या होगा? फिर ये अपना दिशा से विचलित हो जाएगा इस तरफ। क्या जाएगा? इस तरफ। तो इसको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये बच्चा को दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर इस तरफ सीधा आएगा तो इसको दिखाई पड़ेगा, तो दिखाई पड़ेगा। फिर इस तरफ होगा तो इसको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मतलब प्रकाश के किरणें, तारा से जो टकराकर प्रकाश की किरणें आती है तो कुछ किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंच पाता है, एक आध को, और जिसका भी क्या जाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसीलिए हमें तारा क्या होता है? टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन रियल में टिमटिमाता नहीं है। रियल में टिमटिमाता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यहां से किरणें आता है, कुछ किरणें आता है, एक आध किरण आता है भैया, इसका भी अपवर्तन हो जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, जिसके कारण इसके आंख पर कभी दिखाई पड़ता, कभी ना दिखाई पड़ता, कभी दिखाई पड़ता, कभी दिखाई नहीं पड़ता। और तरेंगन तारा हमारे वायुमंडल में बहुत सारे हैं। किसी एक को देखकर, मतलब गौर से एक को देखना, एक को वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन रियल में टिमटिमाता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो भैया तुमको जवाब मिल गया। अच्छा, चांद मामू क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि चांद मामू जो है पृथ्वी से बहुत क्या है? नजदीक है। क्या भैया? नजदीक। जो तारा है हमसे क्या है? बहुत दूर। तो भैया यहां से सूरज की किरणें का अपवर्तन होकर कुछ ही किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंच पाता है, लेकिन चांद मामू के क्या है? यहां पर से बहुत सारे किरणें आता है डायरेक्ट, बहुत सारे किरणें इस पर आएगा, टकराएगा, पकड़ेगा, और चांद मामू हमारे पृथ्वी से इतना दूर है कि भैया सभी किरणें यहाँ पर क्या करता है? आपस में सभी किरणें के सभी किरणें यहाँ पर क्या आता है? हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाता है, जिसमें से इसका भी अपवर्तन होता है, इसका भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। चांद मामू किरणें का भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। लेकिन सपोज करो एक किरण का अपवर्तन हुआ तो दूसरा का तो आ रहा है, एक का हो रहा था तीसरा का तो आ रहा है, मान लो 100 को हो रहा था, लेकिन 200 तो आता ही होगा, इसीलिए हमको दिखाई पड़ जाता है, इसीलिए हमको दिखाई पड़ जाता है। चांद मामू टिमटिमाता नहीं है, लेकिन तारे हमको टिमटिमाता वो प्रतीत होता है, लेकिन रियल में नहीं टिमटिमाता है। क्लियर? क्लियर? अगर तुम सबको समझ में आ गया तो मुझे थोड़ा सा पानी पीने दो। रुक जाओ, ठीक नहीं? तो अब भैया आता है बारी किसका? नोट्स बनाने का। कैसे बनाएगा सर ये नोट्स? तो मैंने क्या बोला कि पहले तुम सब समझो, पहले तुम सब क्या करो? समझो। समझा? क्या समझा सर जी? क्या तुम्हें वायुमंडल समझ में आया? हाँ सर। क्या है वायुमंडल सर जी? मैंने क्या पढ़ा है अभी तक? ये है पृथ्वी, ये है क्षैतिज, मतलब जमीन को ही बोला जाता क्षैतिज तल। जमीन को क्या बोला जाता? क्षैतिज तल। अच्छा, तुम सब क्रिकेट कहां पर खेलते हो? तो क्षैतिज तल पर। किस पर? क्षैतिज तल पर। क्षैतिज तल के ऊपर में जहां तक हवा है, मान लो यहां तक हवा है, तो यहां हवा तक ये कहलाएगा हवा नहीं, ये क्या कहलाएगा? वायुमंडल। क्या बोलाएंगे इसको? वायुमंडल। क्या बोलेंगे हम साहब? वायुमंडल। मतलब ऊपर वाला भाग को वायुमंडल, नीचे वाला भाग को, जमीन को क्षैतिज तल, ऊपर वाला को खुला खुला आसमान को क्या बोला जाता है? वायुमंडल। लेकिन जैसे ही हवा खत्म तो इसको बोलेंगे अंतरिक्ष। क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष। क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है और वायुमंडल में हवा
होता है। क्लियर? तो भैया ये तुमको समझ में आया ना? बस समझ में आया, पूछा कहीं एग्जाम में नहीं जाता तुमसे क्वेश्चन। अरे भैया डेस्टर कहाँ पे कहाँ गायब हो रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वायुमंडल अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या है, जहाँ वायुमंडल अपवर्तन क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया हेडिंग डाला था तुम सब वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन मतलब अपवर्तन की घटना अगर वायुमंडल में हो उसी को बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन ऐसे नहीं लिखना भैया, जब सूरज की प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, फिर से क्या मैंने बोला, गिर गया ये, क्या मैंने समझाया था और क्या मैं बोला, तुम क्या लिख रहे हो? क्या लिखना, ये है हमारा पृथ्वी, ये हमारा सूर्य। जब सूरज की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हमारे वायुमंडल में गर्म और ठंड हवा होने के कारण प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, अर्थात मध्यम में परिवर्तन होता। मैं जैसे बोल रहा हूं लिख लो। जब सूरज की प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में, लिखो, जब सूरज की प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हमारे वायुमंडल में गर्म और ठंड हवा होने के कारण उसके चाल में परिवर्तन होता है, अर्थात मध्यम में परिवर्तन होता है। लिख लिया? जब मध्यम में परिवर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें अपने दिशा में बदलाव करती है। लिखो, जब मध्यम में परिवर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें अपने दिशा में परिवर्तन करता है। तो इसी परिवर्तन होने की घटना को हम सब वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। लिख लिया? हाँ सर लिख लिए। अगर दूसरा कोई लिखना है तो भैया, जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो गर्म और ठंड हवा होने के कारण यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या करती थी? अपवर्तन करता है। क्या करती है? अपवर्तन की दिशा में परिवर्तन करता है। तो इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन करता है। अच्छा, तीसरा परिभाषा और लिखना कि जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना यदि हमारे वायुमंडल में हो, फिर से, जब अपवर्तन की घटना हमारे वायुमंडल में हो तो भैया हम उसको बोलेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। लिख लिए हो? भैया लिख लिए। वायुमंडल मतलब अपवर्तन मतलब वहां पर किरण टेढ़ा मेढ़ा होगा। क्यों होता? क्योंकि गर्म और ठंड हवा होता, जिसके कारण प्रकाश के चाल कभी कम होता कभी ज्यादा आता, मतलब मीडियम चेंज होता। अब मीडियम चेंज होने के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना होता ही होता है। अगर तुम चाहो तो और समझदारी से लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें, सब सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो गर्म और ठंड हवा होने के कारण प्रकाश के चाल में क्या था? परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। अर्थात मध्यम नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। जिसके कारण हमारे वायुमंडल में अपवर्तन की घटना होती है, इसीलिए हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। इस घटना को ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? क्लियर? किसको डील डन? तुम अपने तरीके से, अपने समझदारी से तुमको जो परिभाषा चाहो तो लिख सकते हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम चाहो लिख लो। अगर समझ गया तो भैया वो बड़ा वाला लिख लो, अगर नहीं ज्यादा दिमाग खपाने के मन कर रहा तो सिर्फ लिख लो जब अपवर्तन की घटना हमारे वायुमंडल में, तो उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब कुछ उदाहरण। वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या क्या होता? तो सबसे पहले भैया तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो याद रखना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लिख लो आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो सिंपल लिखना, तारे हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। बस, तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो लिख देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 2 नंबर तुमको मिल जाएगा। कितना नंबर? 2 नंबर। लेकिन आदि इसी को 5 नंबर में पूछ ले तो कैसे बताओगे? तो कुछ नहीं लिखना। लिखना क्या कि जब सूरज की प्रकाश के, यहाँ पर देखो ये सूरज है, ये मान लो तारा है, ये हमारा क्या? पृथ्वी है। तो जब सूरज की प्रकाश की किरणें तारे से टकरा कर जब सूरज के प्रकाश की किरणें तारे से टकराकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हमारे वायुमंडल में कुछ ही किरणें पहुंच पाती हैं। ऐसा क्यों होता? कुछ ही किरणें क्यों पहुंचता है? क्योंकि तारा हमारे पृथ्वी से ज्यादा दूर होता है। तो लिखना क्या है? तो जब सूरज के प्रकाश की किरणें तारे से टकराकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो कुछ ही किरणें पहुंच पाती है, क्योंकि तारा हमारे पृथ्वी से बहुत ही दूर है, इसीलिए कुछ ही किरणें हमारे वायुमंडल तक पहुंच पाती है, जिसका
जिसका वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है। इसी के कारण तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। मैंने जैसे बोला वैसे ही से छाप दो, इसीलिए जैसे मैंने बोला वैसे ही क्या कर दो, छाप दो। क्या बोले, जब सूरज की प्रकाश की किरणें तारे से टकराकर हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है तो कुछ ही किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाती है, क्योंकि तारा हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है। और उसमें से भी कुछ ही किरणों का क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है भैया, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके कारण तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता, ये लिख दोगे, तुम्हारा मर्जी, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन और सूर्य उदय और सूर्यास्त से पहले हमें सूर्य क्यों दिखाई पड़ते हैं? जैसे कि शाम को जब तुम देखोगे, शाम को जब तुम देखोगे, तो भैया देखो, ये रियलिटी है, सच्चाई है, साइंस आज तुम पढ़ रहे हो, मजा आता है। देखो, सूर्य जब तुमको दिखाई पड़ रहा है तो वो रियली में सूर्य उदय नहीं हुआ, वो अभी भी क्षैतिज। जैसे कि मान लो ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा क्या है, क्षैतिज तल। ये क्या है सर, क्षैतिज तल मतलब जमीन। और सूर्य अभी यहीं पर, यहां से तुम ऐसे करके देख रहे हो कि सूर्य भगवान इधर इस तरफ देख रहे हो, कब उगे। सूर्य भगवान अभी यही है, लेकिन तुमको दिखाई पड़ता है यहाँ पे। मतलब सूर्य अभी नीचे ही है, लेकिन तुमको फिर भी दिखाई पड़ रहा है कि लगता कि ये उदय हो चुका है, ये उदय हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? तो भैया आंसर लिखना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, सूर्य उदय, पहले क्वेश्चन लिखो, सूर्य उदय और सूर्यास्त के से पहले हमें सूर्य क्यों दिखाई पड़ते? सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य क्यों दिखाई पड़ता है? ऐसे क्वेश्चन लिखना, सॉरी ऐसे लिखो, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो इसका सटीक आंसर लिखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लिखना, क्या लिखना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लिख लिए हो? यहां से तुम्हारा क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, मैं उसका चर्चा कर लूं। हाँ, कैसा क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले पूछेगा तारा क्यों टिमटिमाते, तो सीधे सटीक आंसर देगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य क्यों दिखाई पड़ता, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अच्छा, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो भैया जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो गर्म और ठंड हवा होने के कारण अपने दिशा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। इस घटना को हम वायुमंडलीय अपवर्तन करते हैं। यानी तो सीधे बोलना कि भैया वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, बस खत्म। क्या है ही, क्या कुछ है ही नहीं, इसमें जान ही नहीं है। हम तुमको खाली समझा दें कि कैसे होता है, तुम चाहो तो समझ हल्का लिख दो, ये तो डायरेक्ट लिख दो कि भैया जब अपवर्तन की घटना हमारे वायुमंडल में होता है तो उसे वायुमंडलीय अपवर्तन करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में गर्म और ठंडा हवा होता है, बस ऐसे लिख दो। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है, कुछ भी। जैसे तुम्हारा परिचय पूछेंगे, जैसे मान लो तुमको लग रहा होगा कि सर ऐसे भी आंसर देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। अच्छा, तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर तुमको भरोसा नहीं हो रहा है तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक? पहले क्वेश्चन पूछते हैं, एक है, मान इसको मिटा दूं, ये सब तो हो गया खत्म, ये सब को पूरा मिटा देते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कुछ, ध्यान से देखना। ये मान लो ये रमेश नाम का कोई लड़का है, क्या नाम है इसका, रमेश, जिसके दो भाई और हैं, एक दो, ऐसे 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 ऐसे, जिसका नाम है उमेश, सॉरी उदेश, और एक लिख देते हैं उमेश, सही लिखा है, ठीक ना? और एक भाई और लिख देते हैं, ठीक ना, जिसका नाम लिखते हैं सुरेश। वाह रे वाह, क्या अच्छा नाम है, मतलब रमेश, उदेश, उमेश, सुरेश, जिसका। और इसकी एक बहन भी है, बहन है भैया, बहन। वो बहन चंडाल चुड़ैल है, जिसका नाम है सुलेखा। क्या नाम है सर? सुलेखा, सुलेखा मान लो नाम है, ठीक। और ये सभी के माता और पिता हैं, ये है भैया पिताजी और ये है भैया इसका माताजी। पिताजी का नाम है भैया रघु, क्या नाम है, रघु, और माताजी का नाम है मालती, क्या नाम है, मालती। और इनके पिताजी यानी कि ये सबके दादाजी, इनके पिताजी और माताजी का नाम, इनके मतलब पापा का, इसका ये है पापा, बाप, ये है मम्मा, मम्मी। और पापा के दादाजी मतलब इसके पिता हैं, इसके भी एक पिता हैं और इसके भी एक दादी है। दादाजी का नाम है मान लो राम,
इसका मम्मी थी, दादी का नाम है सीता मान लो। और इसके भी भैया मम्मी पापा होंगे, एक है भैया इसका भी मम्मी और इसका भी है क्या पापा। इसका मम्मी का नाम सॉरी पापा का नाम देते हैं, मतलब कुछ भी दे दो, दिनेश, क्या दे देते हैं, दिनेश। और इसके मम्मी का नाम देते हैं सुगनी, क्या नाम देते हैं, सुगनी देवी, क्या देते हैं, सुगनी देवी। यहाँ पर मालती देवी, कुछ भी ये पर यहाँ पे देखो। और इसमें से सबसे मतलब प्यारा मेरा बच्चा छोटा सा लड़का जिसका नाम है रमेश। अब मैंने पूछा तुमसे, अब मान लो ये है रमेश और मैंने तुमसे पूछा बताओ रमेश कौन है, तो तुम क्या जवाब दोगे। मैंने तुमसे पूछा रमेश कौन है तो तुम क्या जवाब दोगे कि भैया रमेश उदेश का भाई है। चाहे ऐसे भी देख सकते हो कि भैया रमेश उदेश उमेश सुरेश का भाई है, ऐसे भी जवाब दे सकते हो। या तो तुम ये भी बोल सकते हो कि रमेश सुलेखा का भाई है। या तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि रघु के पुत्र, कौन पुत्र, ये प्रथम पुत्र, रघु के प्रथम पुत्र को रमेश कहा जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जहां अगर मान देखो इसके यहाँ, अच्छा नानी घर में पूछेगा कि रमेश कौन है, जैसे ये नानी घर में, इसका नानी घर में कोई गया पूछेगा रमेश, तो उसका पापा का नाम कोई नहीं जानेगा, मम्मी का नाम से प्रचलित होगा। तो इसको अगर नानी घर में कोई पूछेगा कि रमेश कौन है, यहाँ पर क्या बोलेगा, मालती के प्रथम पुत्र यानी कि सबसे बड़ा पुत्र को क्या बोला जाएगा, रमेश। अच्छा और बोला जाएगा कि भैया राम जी के पोते, बड़का पोता, कौन पोता, बड़का, राम जी के बड़े पोते का नाम क्या है भैया, रमेश। यहां पर पूछेगा तो भैया दिनेश के बड़का नाती को रमेश कहा जाता है। जैसे नानी घर में, नानी घर तुम गया तो पूछेगा तुम्हारा घर कहां है, तो बोलेगा हम दिनेश के नाती है, बोलेगा कि नहीं। अगर घर में अपना है तो बोलेगा तुम कौन हो, तो तुम अपना दादाजी के नाम लिखो, क्योंकि भैया दादाजी को यहाँ पर पहचान ज्यादा होगा, तो राम के पोता है हम, बोलोगे कि नहीं है। सपोज करो भैया तुम्हारे मानो दिनेश नाम, नाना जी को भी नहीं जानते हो, तुम्हारी नानी को जानते, तुम बोल सकते हो कि भैया हम सुगनी देवी के पुत्र हैं, सॉरी नाती हैं, बड़का सबसे। यहां पर भी सीता के पोता है बड़का। तो बताओ रमेश का जवाब तुम कितने तरीके से दे सकते हो, कितने तरीके से दे सकते हो, तो लगभग 10-12 तरीके दे सकते हो कि नहीं। लेकिन तुम हमको ये बताओ फिर भी रमेश कौन है, 10-12 तरीका से तुम परिभाषा इसके बारे में बोला कि भैया फलानमा के बेटा, फलानमा के पोता, फलानमा के भाई, फलानमा के नाती, ये सब बोला, लेकिन किसके बारे में इतना बोले हो, रमेश। मतलब कान ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, तुम अगर बोलेगा रघु का बेटा बड़का तो रमेश ही होगा, अगर बोलेगा उमेश उदेश सुरेश का भाई रमेश ही होगा, अगर बोलेगा कि रघु के राम के बड़े पोते का नाम, बड़े के पोते कौन है, तो भैया रमेश। अगर यहां पर पूछेंगे दिनेश के बड़का नाती के नाम, तो तुम तुरंत बोलोगे भैया रमेश। तो भैया पूछ बहुत सारे क्वेश्चन लेकिन जवाब एक ही आ रहा, समझा क्यों आ रहा, क्योंकि तुम बढ़िया से रमेश को समझ चुके हो, रमेश को अच्छे से समझ चुके हो। भैया रमेश के खानदान में को आदमी है, उसके दादाजी, नानाजी, पिताजी सबका नाम समझ गए हो तब। उसी तरह से अगर तुम समझ गए हो कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तो क्या तुम 2 तरीका 3 तरीका जवाब दोगे तो तुम्हारा गलत कर देगा कोई, आंसर है नहीं करेगा। खाली बस तुम समझ गए हो, बस लिखना है सटीक कि वायुमंडल अपवर्तन क्या है, तो सिंपल वायुमंडल में होने वाली अपवर्तन की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। या तो ऐसे देखो, जब सूर्य के प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, यहाँ गर्म और ठंड हवा होने के कारण यहाँ पर प्रकाश की किरण अपनी दिशा में क्या कर देता, अपवर्तन कर लेती है, मतलब विचलित कर लेता, परिवर्तन कर लेता। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, खत्म। ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, यानी तो सटीक आंसर वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को वायुमंडल, मतलब कुछ भी लिखो, हम 3-4 परिभाषा पर कुछ भी लिखो, तुम चाहो तो कुल मतलब कुल लिख लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब तुमको देना वायुमंडलीय अपवर्तन के, और तुमको उसके बदले तुमको मिलेगा 2 ही नंबर, ना कि 5 नंबर। समझ में बात आया कि नहीं, 2 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे कौन कौन सी घटना होगा भैया, तो तारे टिमटिमाता और सूर्योदय से पहले दिखाई पड़ना, सूर्यास्त के बाद भी दिखाई पड़ना। मैं ये मान के चलता हूं कि तुम सबको आज वायुमंडलीय अपवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगला क्लास अब कंटिन्यू आगे की ओर किया जाए। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं, अरे क्लियर हुआ कि नहीं भैया। चलो अगर क्लियर हो चुका है तो चलें आगे। अब बोलेंगे, अब पढ़ेंगे सर जी वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण, ये टॉपिक। अब ये वर्ण विक्षेपण का है सर, तो एक मतलब बोलेगा सटक, तुमको समझ में आएगा, बोलेगा सर सबसे इजी है। देखो भैया पहले तुम ये बताओ कि श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं, श्वेत प्रकाश क्या है।
तो तुम बोलेगा सूरज के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, जिसमें 7 रंग होता है। कितना रंग होता है सर? 7 रंग। कितना रंग होता है श्वेत प्रकाश में? कितना रंग? 7 रंग। कौन कौन रंग? तो पहले नंबर होता है बैगनी, बैगनी, दूसरा जामुनी, तीसरा नीला, हरा, पीला, नारंगी, उसके बाद लाल। देखो गिनो साथ में, 1 2 3 4 5 6 7। तो बोलेगा सर ये हमको दिखाई नहीं पड़ता, सूरज वाला जो प्रकाश के किरण था वो पीला रहता है। भैया वो पीला नहीं रहता है, दिमाग से निकालो, पीला नहीं रहता है, उसमें वो 7 रंग का मिश्रण है। अगर तुमको विश्वास नहीं होगा तो तुम सब में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होगा जो कि बारिश पड़ने के बाद देखता होगा कि आसमान में 7 रंग का ऐसे पट्टी दिखाई पड़ता है, जिसको हम सब बोलते हैं पनसोखा। अब फिजिक्स में इसी को बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं भैया? इंद्रधनुष। कितना लोग पनसोखा देखा? अब बोला जाता हमारा बिहार में सबसे बड़ा फेमस है, जानता वो पनसोखा के अंगूरिया लेके मत बताओ अलग अलग कहानी। क्या जानता ये पनसोखा लगा तो पता है क्या? पानी सूखेगा। अरे वाह वाह क्या बात है। जब हम सब बचपन थे तो इसके बारे में क्या पता था? इसके बारे में क्या जानते थे? जानता है कि ऊपर में लगा हो ना आसमान में ये पनसोखा, इसको नाम मतलब इंद्रधनुष नहीं पनसोखा कहा जाता था। और पता है हमारे मतलब बड़े दादाजी क्या, मतलब बड़े बड़े बुजुर्गों हमारे गांव क्या कहते थे कि ये पनसोखा क्या करता है कि समुद्र में जो होता है वो पानी से करके क्या करता है? खींचता है, सोखता है, ऐसे करके खींचता है, सोखता है, और उसके बाद यही क्या करता है? बारिश करता है। तो हम सभी इंतजार करते थे जब पनसोखा लगता था, तो हम बोलते थे अब बारिश होगा, हमारा यहाँ बारिश होगा। लेकिन पता चलता था पनसोखा लगे खत्म, बारिश हुआ ही नहीं। क्योंकि पनसोखा मतलब ये पानी को नहीं सोखता है भैया, ये इंद्रधनुष है। ये इंद्रधनुष है जो प्रकाश के 7 रंगों में बांट दिया। जिसे प्रकाश जो सूरज का हतन कैसे करता भी हम बताएंगे, लेकिन हम गांव की बात बता रहे हैं कि ये 7 रंग का जो होता था उसको बोला जाता था पनसोखा, जो पानी सोखता। ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सब फेक है, ये सब गलत है। अब ये बकवास ना कर हम डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। भैया श्वेत प्रकाश मतलब जिसमें 7 रंग, और सूरज में 7 रंग होता है। अब इसको कैसे देखा गया, कैसे पता गया? तो देखो तुम सबको भी पता करना है ना, तो क्या करना, तुम्हारे पास कुछ स्केल है, इंच सुबह जो हम पढ़ा रहे थे, तुम सब देखो होगा कि कंपास बुक होगा, उसमें ऐसे स्केल रहता है, स्केल बोलते हैं इंच। कुछ नहीं करना, एक वो घर में छोटा सा छिद्र जिसके द्वारा रोशनी प्रकाश की किरणें आता होगा अंदर। अब प्रकाश की किरणें जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश की किरणें अंदर आ रहा है, और वो इंच को प्रकाश की किरणें में करना, और इस तरफ देखना कि तुमको भैया को रंग दिखाई पड़ता। कितना रंग दिखाई पड़ेगा? 7 रंग दिखाई पड़ेगा। कितना रंग दिखाई पड़ेगा? 7 रंग। कितना रंग भी है? 7 रंग। तो भैया यही 7 रंग का दिखना क्या कहलाता? वर्ण विक्षेपण। जैसे मतलब यहां से प्रकाश की एक किरणें जा रहा है, अब बीच में यहां पर कुछ रख दो, कांच वाला या प्लास्टिक कुछ भी रखो, कांच वाला। जैसे यहां पर रख दोगे कांच, तो यहां पर से किरणें जब पार होगी तो कितने रंग में बढ़ जाएगा? 7 रंग में। कितने रंग में बढ़ जाएगा भैया? कितने रंग में? 7 रंग में। 1 2 3 4 5 6 7। कितने रंग में बढ़ जाएगा? 7 रंग में। अब यही घटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण लिख लो। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें, अब यहां पर ये कांच की जगह तुमको क्या लिखना पड़ेगा? प्रिज्म। खाली कांच की जगह क्या लिखना पड़ेगा? प्रिज्म। प्रिज्म भी किसका बना होता है? तो याद रखना कांच का ही बना होता प्रिज्म। लेकिन कुछ भी ले लो, कांच भी ले लो, या तो तुम सबको बोले सस्ता एग्जांपल, वो इंच जो होता है ना, जो चांद मामा जो होता है, रुको मैं तुमको दिखाता हूं कैसा होता है। अरे भाई खुल जा। हाँ ये देखो, ये इंच जो है ना, हाँ याद रखना, जाके मतलब बाहर में मत करना, जैसे कि घर तुम्हारा पैक रहना चाहिए और थोड़ा सा सनलाइट आने के लिए छिद्र होना चाहिए, और जैसे मान लो इधर से सनलाइट ये आ रहा है, और उसके ऐसे करना, ऐसे करके, और इधर देखना, इस तरफ तुमको 7 रंग दिखेगा। थोड़ा थोड़ा नन्हा नन्हा से दिखेगा, गौर से दिखना, वो 7 रंग दिखेगा। करके देखना, नहीं दिखेगा तो फिर नाम हटा देना, मेरा नाम क्या हटा देना, साइंस है, समझा? तो भैया यहाँ पर तुमको कांच की जगह क्या लिखना पड़ेगा? प्रिज्म। यानी कि प्रिज्म भी किसका बना था? कांच का। उस किसका कैसा आकार होता? तिनकोण का, ऐसे कुछ इस प्रकार ऐसा था, ऐसा, ठीक ना? अब यहां पर से हम प्रकाश की किरणें यदि ऐसे ले जाएंगे, इसको आप करें यहाँ पे ऐसे, यहां से प्रकाश की किरणें अगर ऐसी लगे, यहाँ अब बर्तन होकर कितना रंग में बढ़ जाएगा? 7 रंग में। कितना रंग में बढ़ेगा ये? 7 रंग में। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो भैया इसी घटना को हम सब बोलेंगे वर्ण विक्षेपण। और सबसे ऊपर कौन रहता?
यह देखना, ऊपर नहीं, ऊपर सबसे रहेगा लाल, ऊपर सबसे क्या रहेगा, लाल, नीचे रहेगा नारंगी, नारंगी, और नारंगी के बाद क्या, पीला, पीला के बाद क्या है, हरा, नीला, बैगनी, सॉरी जामुनी, जामुनी 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 जामुनी, और ये हो जाएगा तुम्हारा बैगनी। बने पीछे लिखो, जब स्रोत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती तो वो 7 रंगों में बट जाता है। यही 7 रंगों में बटना क्या गलत है, बने पीछेपन लिखो। जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से टकराकर पार होती है तो वो 7 रंगों में बट जाता है, 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को हम सब बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराकर पार होती तो वो कितना रंग में बट जाता है, 7 रंग में। इसे 7 रंग में बटने की घटना को क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण। नीचे ये चित्र तुम पार लो, नीचे तुम ये चित्र पार लो, नीचे तुम ये डायग्राम पार लो, पार लियो, पार लियो भैया। मैं इंक डाल लूं तब तक तुम सब पारो। ऐसे वीडियो को पोज कर कर भी कर सकते थे, लेकिन मेरा इंक कहाँ गया। ओ मेरे मालिक, इंक मिल जाओ। आ जाओ अपने मैदान में। आया रखना, प्रिज्म हो या कांच हो, कुछ भी होगा, जैसे ही टकराकर पार होगा किरण तो वो कितना रंग में बटेगा, 7 रंग में वो बटेगा ही बटेगा। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। क्लियर, यहां तक लिख लियो। अच्छा, ओहो हो, अच्छा कोई बात नहीं, समझाते हैं। यहीं पर कर दें इसे। ये मान लो प्रिज्म है, हालांकि थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये ऊपर होना चाहिए, लाल ऊपर हो जाए ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे नाम लिखाना पड़ेगा, हम ऐसे लिखे हैं, समझा। सबसे ज्यादा झुकाव किसका था, सबसे नीचे कौन झुका हुआ किरण था, मतलब ये नीचे देते हैं, सबको चेंज करना ही पड़ेगा शायद मेरे अनुसार। नीचे बैगनी, बैगनी को बी से लिखें, बैगनी, जामुनी, बैगनी जी से जामुनी, उसके बाद क्या था, नीला, हरा, हरा, पीला, और नारंगी, नारंगी के एन ए लिख देते हैं, नारंगी, और लाल को एल ए एल, लाल लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो देखो, सबसे किरणों का झुकाव ज्यादा किसका होता है, तो याद रखना भैया, बैगनी का। किसका, बैगनी का। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, वर्ण विक्षेपण के समय सबसे ज्यादा झुकाव किस किरण का होता है, बैगनी का। क्यों होता है, तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे ये सबसे ज्यादा क्यों झुकता है, हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी फिलहाल वहां तक नहीं जाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष। किसका हेडिंग डालना है अब तुम सबको, इंद्रधनुष। भैया इंद्रधनुष किस घटना पर काम करता है, तो वर्ण विक्षेपण पर। अब यहां पर डालना भैया इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष अपना शॉर्ट भाषा में उसको बोलते हैं पंचोखा। क्या बोलते हैं, पंचोखा। इंद्रधनुष क्या है, इसको अच्छा से लिखते हैं, इंद्र धनुष। इंद्रधनुष देखो पहले होता क्या, देखो इंद्रधनुष कब बनेगा, बारिश, जब बारिश होगा तभी बनता है, ये चीज ध्यान रखना। देखो होता क्या है, तो जब भैया बारिश के मतलब बारिश पड़ता है, जब बारिश ऊपर से बादल जो पड़ता है, मतलब बूंदे कुछ गिरती है, तो कुछ बूंदे क्या जाता है हमारे वायुमंडल में अटक जाता है। जैसे कि मान लो ये बादल है, बादल से बारिश पड़ा, और ये मान लो बारिश की बूंदे है जो क्या हुआ, अटक चुका है। क्या हुआ, अटक चुका है। ये मान लो बारिश की बूंदे क्या है, अटक गया, कहाँ, वायुमंडल, मतलब हवा में से अटका हुआ। और यहां पर से मान लो सूर्य के प्रकाश की किरणें बहुत सारे थी, यहां से बहुत सारे प्रकाश की किरणें यहां पर आ रहा है। अब ये आएगा, अब ये आने के बाद टकरा कर क्या होगा, पार होगा। मैं बहुत किरणें नहीं लेता हूं, मान लो एक किरण लेते हैं, ठीक है, यहां से सूर्य प्रकाश की किरणें, एक किरण आ रहा। अब यहां पर बारिश के जो बूंदे है, तुमको नहीं लग रहा कि ये कांच के तरह दिखाई पड़ता है, तुमको पता, सॉरी, बारिश की बूंदे क्या लगता है, कांच के तरह मतलब दिखाई पड़ता कि नहीं, प्रकाश की किरणें पानी से ही पार से पार हो जाता है कि नहीं भैया, सिंपल। तो भैया अब यहाँ पर क्या है, बारिश की क्या है, बूंद, क्या है, बूंद। जब बारिश पड़ता है तो वायुमंडल में बारिश के बूंदे क्या जाता है, अटक जाता है, और इस पर श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश बोले तो
श्वेत प्रकाश बोले तो सूर्य वाला प्रकाश यहाँ पर क्या था, पड़ता है। अभी पड़ता है तो ये जो बूंद होता है ना, ये बूंद किसके तरह काम करता है, तो याद रखना प्रिज्म की तरह। किसके तरह व्यवहार करता है, प्रिज्म की तरह, यानी कि एक कांच की तरह व्यवहार करता है, जिससे प्रकाश की किरणें से बूंद ऐसे पार होकर कितने रंग में बढ़ जाता, 7 रंग में। कितने रंग में, 7 रंग में। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 कितने रंग में बढ़ जाता भैया, 7 रंग में। अभी 7 रंग में ही बटना तो कहलाता है वर्ण विक्षेपण। और ऊपर कौन सा कलर होता है, तो भैया लाला लाल। निचला क्या आता, उसके बाद क्या आता, नारंगी, नारंगी। उसके बाद बैगनी, यहां से लिखते हैं ना, बैगनी, जामुनी। उसके बाद होता नीला, हरा, पीला। और ये बन जाता है जिसके द्वारा भैया इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब वो इंद्रधनुष जो ऐसे करके दिखता है ना, ऐसे 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 7 रंग का, इसी को बोलते हैं भैया हम सब क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के बारे में लिखना है तो क्या लिखना, तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण घटनाओं के कारण निर्माण होता है। कैसे लिखना है, तो भैया इंद्रधनुष के बारे में लिखना है तो भैया लिखो कि वर्ण विक्षेपण घटनाओं के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। समझ में आया। तो जब अब पूरा कैसे लिखना है, तो भैया पहले लिखो वर्ण विक्षेपण घटनाओं के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद लिखो जब बारिश की बूंदे हमारे वायुमंडल में अटक जाती है तो वह एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है, जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद, जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो वो वायुमंडल में अटक जाती है, जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद वर्ण विक्षेपित हो जाता है। और यह बूंद किसके तरह काम करता है, प्रिज्म की तरह। यह बूंद किसके काम करता है, प्रिज्म की तरह। फिर से लिखो, जब बारिश की बूंदें हमारे वायुमंडल में अटक जाती है तो वह प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है, जिससे श्वेत प्रकाश की किरणें वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों का एक पट्टी क्या तैयार करता है, पट्टी बोले तो इंद्रधनुष। 7 रंगों का लेकिन 7 रंगों का एक पट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम इंग्लिश में स्पेक्ट्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं, पट्टी का निर्माण करता है। इसी पट्टी को हम सब इंद्रधनुष कहते हैं। दूसरा परिभाषा लिखा दिया, लिखो भैया, यही लिखे, जब बारिश की बूंदें हमारे वायुमंडल में अटक जाती तो वो एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे श्वेत प्रकाश की किरणें टकराकर वर्ण विक्षेपित हो जाता है, तो जिसके कारण एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है। इसी स्पेक्ट्रम को हम सब इंद्रधनुष कहते हैं। लिखो, लिख लिए हो, क्लियर, ठीक है, लिख लियो। दूसरा परिभाषा भी इससे पहले लिखा दिया भैया कि वर्ण विक्षेपित के कारण भैया इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तुम चाहो तो जो लिख सकते हो, पूरा जो लिखा दिया यही परिभाषा है, यही इसका समझदारी है, और बाकी बात कुछ नहीं। अच्छा, पूछेगा स्पेक्ट्रम क्या है, पूछेगा स्पेक्ट्रम क्या है, तो कुछ नहीं भैया। अगर मान लो प्रिज्म ऐसे रख दें, श्वेत प्रकाश की किरणें आएगा तो दीवार पर बनेगा कि नहीं वो 7 रंगों का पट्टी, तो उसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। तो सिंपल लिखना स्पेक्ट्रम का, जब वर्ण विक्षेपित की घटना होती है तो 7 रंगों का एक पट्टी निर्माण होता है। लिखो स्पेक्ट्रम का कि वर्ण विक्षेपण की घटना होने के बाद 7 रंगों का एक पट्टी निर्माण होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, स्पेक्ट्रम कहते हैं। लिखो फटाक से, लिखो फटाक से, लिखो फटाक से, क्लियर। देख भाई, अब ये चैप्टर हो चुका है लगभग खत्म, मात्र 1 दिन का इसका क्लास और चलेगा, और टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा, 58 मिनट हो चुका है। तो भैया कल की क्लास में हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे, परिकिरणन। एक टॉपिक और इसके होने वाली घटनाओं सभी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भैया आज की क्लास इतना तक ही रहने देते हैं। और मैंने कल जो बात किया था कि भैया पूरी तरह से दिमाग में अटाओ, क्या करो, दिमाग में अटाओ। पहले मैंने आज क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। पहले आज मैंने शुरुआत किया था भैया कि वायुमंडल अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसके कारण कौन कौन सी घटना होता है भैया, तो तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना। दूसरा क्या है भैया, तारे के टिमटिमाना, दूसरा क्या है सर जी, तो सूर्य उदय से पहले, उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, क्यों दिखाई पड़ता है, ये क्वेश्चन किए थे, समझ में। फिर दूसरा हम पढ़े भैया वर्ण विक्षेपण, क्या पूछे हैं, वर्ण विक्षेपण। भैया देखो, वायुमंडल में अपवर्तन होने की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये होता। अब यहां से तुम्हारा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते, क्यों
टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो याद रखना किसके कारण हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? तो याद रखना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फिर वही सूर्योदय और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य क्यों दिखाई पड़ता है, तो उसका भी तुम सब जवाब लिख देना, मैंने बोल दिया। दूसरा पूछेगा यहाँ पर से वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तो क्या तुम लिख दोगे? तो सर जी प्रकाश की किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ पर गर्म और ठंड हवा होने के कारण प्रकाश की किरणें अपनी दिशा से क्या आता है, परिवर्तन कर लेता। इसी घटना को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक ना। वर्ण विक्षेपण क्या है सर जी? वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है? तो भैया सूरज के प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से टकरा कर 7 रंगों में बंटता है तो इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण को शॉर्ट से याद रखना, 7 रंग में बंटना, 7 रंग में बंटना, यही तो दिमाग है, यही तो याद रखना है। 7 रंग में बंटना, किससे टकरा कर बटेगा? तो याद रखना प्रिज्म में, या तो कांच भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब सूर्य प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकरा कर 7 रंगों में बंटता है, ये 7 रंगों में विभक्त मतलब बंटना, जब 7 रंगों में बंटता है तो इस घटना को हम सब बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। बोलेगा भैया इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष क्या है? क्या बोलेगा? इंद्रधनुष। तो भैया इंद्रधनुष प्रकाश वर्ण विक्षेपण के कारण निर्माण होता है, जिसमें से बारिश की बूंदें जब पड़ती है वायुमंडल में अटक जाती है तो वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है, जिसे श्वेत प्रकाश की किरणें टकरा कर 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिससे एक पट्टी तैयार होता है। क्या तैयार होता है भैया? पट्टी। उसी पट्टी या तो स्पेक्ट्रम बोल सकते हो, एक स्पेक्ट्रम निर्माण होता है, जिस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम सब इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। और क्वेश्चन क्या पूछेगा भैया? स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम देख रहे भैया, ये मान लो है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। जहां तुम सब कुछ नहीं करना, तुम अपना इंच लेना। क्या लेना? इंच। क्या लेना भैया? ऐसे करके इंच लेना, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये इंच से प्रकाश की किरणें ऐसे ले जाएगा और कल देखना यहाँ पर एक पट्टी की तरह निर्माण होगा ऐसे करके दीवार पर या कुछ पर, जिसमें 7 रंग होगा, ऊपर नीचे मतलब 7 रंग। टोटल कितना रंग होगा? 7 रंग। तो इस पट्टी को ही बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाएगा भैया? स्पेक्ट्रम। या तो अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं पट्टी। क्या हुआ? कौन बोला? एक मिनट रुक जाओ, लो फिर इसको लेते आना। तो पूछेगा स्पेक्ट्रम क्या है? तो वर्ण विक्षेपण घटनाओं के कारण एक पट्टी का निर्माण होता है, जो 7 रंगों का एक पट्टी का निर्माण होता है। क्या लिखना? स्पेक्ट्रम क्या है? तो वर्ण विक्षेपण घटनाओं के कारण 7 रंगों का एक पट्टी का निर्माण होता है, हम जिसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं भैया मेरे? स्पेक्ट्रम। तो मैंने आज ये पढ़ाया, सबसे मैंने क्या पढ़ाया? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है सर जी? मैंने पढ़ा दिया। इसके कारण तारे टिमटिमाते और सूर्योदय सूर्यास्त से क्यों दिखाई पड़ता। दूसरा मैंने पढ़ाया वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण बोले तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में क्या होना? बंटना। श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में बंटना। क्या गलत है? वर्ण विक्षेपण। जिसके कारण किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का। किसका? इंद्रधनुष का। किसका? इंद्रधनुष का। फिर इसके बाद इंद्रधनुष को ही एक और बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। मतलब वो जो पट्टी 7 रंग का दिखता है उसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। तो भैया ये तुम्हारा आज का था क्लास, आज का था लेक्चर। और मैंने जो कल होमवर्क दिया था कंप्लीट तुम सब किए हो कि नहीं? सर किए हैं। अगर कर लिए हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए हो तो भैया हमेशा दिमाग में रखना कि याद करना ही है। अब तुम सबको जब भी कहीं पर खेलने जाना है, जब कहीं पर जाना है तो सोचते रहना। क्या सोचना है? कि सर आज क्या पढ़ाएं। तो मैंने आज क्या पढ़ाया? पहले ना वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या पढ़ाया? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता? तो सिंपल बताए थे कि गर्म ठंडा हवा रहता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें दिशा में अपने क्या करता? परिवर्तन करता, जिसके कारण क्या होता? वायुमंडलीय अपवर्तन होता। बताए थे ना। उसके बाद क्या? उसके कारण क्या क्या हो सकता? तो तारे का टिमटिमाना, और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद क्यों दिखाई पड़ता। मैंने ये 3 टॉपिक पढ़ाया। फिर वर्ण विक्षेपण पढ़ाया। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो भैया सिंपल प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता। किसके द्वारा बढ़ता है? तो प्रिज्म के द्वारा। भैया यही। फिर इंद्रधनुष पढ़ाया था। इंद्रधनुष किसके निर्माण होता? किसके कारण निर्माण होता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक, लिखा दिया। फिर स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाए। तो भैया स्पेक्ट्रम के भी बारे में क्या करना? कंप्लीटली तुम सबको बस यही चीज को हमेशा सोचते रहना है भैया। तुम्हारा थिंकिंग यानी कि तुम्हारा सोच ही तुम्हारा भैया पढ़ाई को सही कर सकता है, अन्यथा तुमको कोई दूसरा व्यक्ति सही नहीं कर सकता। तुम अपनी सोच को बदलो और ये सोचना शुरू करो, तुमको कभी ये भूलेगा ही नहीं। जैसे कि अभी पढ़े हो तो तुमको याद होगा पक्का, मुझे विश्वास है। और यही तुमको क्या करना? सोचना है। ज्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ सोचना है।
सोचते रहना, जैसे अभी क्रिकेट खेलने जाओगे तो सोचना है, पढ़ने मतलब खेलने कहीं पर जाओगे तो बस सोचना है, बस सोचते रहना। चाहे रात को सोते समय सिर्फ एक बार मतलब सोचते सोचते इसको सो जाना है, बस के बाद कुछ तुमको करना नहीं है। उसके बाद देखना तुम्हारा क्या पढ़ाई में क्या होता है, धीरे धीरे जो होता है ना, ये अप ग्राफ जो है हमेशा ऊपर की ओर जाता दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतना तक ही रहने दे, तो क्योंकि टाइम हो चुका है ज्यादा, तो आज इसलिए मैं HW भी नहीं दे सकता हूं और ना ही तुम्हारा चेक कर सकता हूं, ठीक नहीं। तो ये कल की क्लास में फिर से HW दे दिया जाएगा और चेक कर लिया जाएगा। आज की क्लास इतना तुम सबको बढ़िया से पढ़ना है। क्या मैंने पढ़ा था फिर से थोड़ा सा, वायुमंडलीय बर्तन क्या है तो तुम सब दिमाग में सोच लो। फिर वायुमंडल, तारे क्यों टिमटिम आते हैं, वायुमंडल बर्तन के कारण। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भी दिखाई क्यों पड़ता है, तो वायुमंडलीय बर्तन के कारण। वर्ण विक्षेपण क्या है सर जी, तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटना, श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता, वर्ण विक्षेपण कहलाता। इंद्रधनुष क्या है सर जी, तो वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जब बारिश की बूंदें वायुमंडल में अटक जाती है तो एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है, जिससे प्रकाश की किरणें टकरा कर 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसके कारण एक स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है। इसी स्पेक्ट्रम को इंद्रधनुष कहा जाता है, ना कि पनसोखा। समझ गए कि नहीं। स्पेक्ट्रम क्या कहा जाता, क्या होता है सर जी, तो जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म की सतह से टकराकर वर्ण विक्षेपित होता है, उसके द्वारा एक पट्टी तैयार होता है। क्या होता है भैया, पट्टी। यही पट्टी को हम सब क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए, पूरी क्लास करने के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक ना।